एडुटेरिया मैगजीन से हम लोग डिटेल में 4 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा नेशनल, पूरा इंटरनेशनल, पूरा साइंस एंड टेक। इस वीडियो में हम इकोनॉमी सर्वे तो डिस्कस ही करेंगे और एक वीडियो बजट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इकोनॉमी सर्वे के साथ साथ एक जो चैप्टर दिया हुआ है जिसमें 2 पेज इकोनॉमी का दिया हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर 48 है, 2 ही पेज दिया हुआ है, तो इकोनॉमी सर्वे के साथ लास्ट में उसको भी अटैच कर देंगे। क्लियर? तो हमारा जो मेन चैप्टर हो जाएगा कौन कौन, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस एंड टेक, बजट, इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारा जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड दिया वो डिस्कस करेंगे, फिर अवार्ड्स, गेम्स और एक वीडियो में बाकी सारा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलो इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं। इकोनॉमी सर्वे 2023-24 का है, ठीक है, और पार्लियामेंट पे प्रेजेंट हुआ 22 जुलाई को, क्योंकि आपको पता है 23 जुलाई को बजट प्रेजेंट हुआ, तो उससे एक दिन पहले ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होता है इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे प्रिपेयर कौन करते हैं? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टोटल 6 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका एक डिवीजन है इकोनॉमिक डिवीजन, वो करते हैं। और किन के गाइडलाइंस में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं उनके गाइडलाइन में। अभी कौन है? अनंत नागेश्वरन साहब, अनंत नागेश्वरन साहब। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे को प्रेजेंट किया गया था 1951 में। 1964 तक, 1964 तक इकोनॉमी सर्वे और बजट साथ साथ प्रेजेंट होता था, बट 1964 के बाद ये अलग कर दिया गया, एक दिन पहले प्रेजेंट होता है। अब कुछ डेटा देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल का जो 2023-24 का ग्रोथ रेट था 8.2%, और जो फॉरकास्ट किया गया है अगले साल का 24-25 का कि 6.5 से 7% रहेगा। 22-23 का क्या था? 7%। आपको ये याद रख लेना है मेन, 8.2% 23-24 का। फिस्कल डेफिसिट, मैंने आप लोग को फिस्कल डेफिसिट बजट में पूरा डेफिनेशन बताया था। ये 23-24 का कितना है? 5.6%, और 4.9% का फॉरकास्ट है किसका? 24-25 का, 2024-25 का। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना पैसा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से? 646.4 बिलियन डॉलर है। जीडी राजकोषीय घाटा हमने देख लिया 5.6%, और ये है अगले साल 4.9%। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमने देख लिया। अगला क्या है? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ये मिलियन टन में दिया हुआ है। ये 2023-24 के डेटा के हिसाब से 328.9 मिलियन टन। ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा दिया हुआ है थर्ड एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स का और सेकेंड एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। ये दोनों मिलके जो डेटा है ना, उसी डेटा को यूज किया गया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखा गया तो 23-24 में कितना था? 9.5%, बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ रेट था। उसके बाद सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो 7.6% था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी 23-24 में क्या है? 3.2%। ये प्रोविजनल एक्चुअल था, और ये मैंने आप लोगों को पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैं बोलूँगा कि पहले बजट वाला देख लो, उसके बाद ये आना, तो ये टर्म सब आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंपोर्ट 2024-25 में कितना हुआ? 675.4 बिलियन डॉलर, और एक्सपोर्ट हमने कितना किया? इतना हमने कमाया, इतना हमने गवाया, मतलब इतना पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, इतना पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, 434.1 बिलियन डॉलर। अब देखिए यहाँ का कुछ कुछ डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता, देखो जो इसका टर्म्स है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टर्म। सबसे पहले स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का स्थिति, ये निरंतर आगे ही चल रहा है। तो सबसे पहले पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है? 3.2% से। ठीक है, 3.2% से ग्लोबली ग्रो कर रहा है। इंडिया का ग्रोथ रेट मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? 6.5 से 7%। अगले साल का 23-24 के लिए 8.2%, जो कि काफ़ी सही है। उसके अलावा जो जीडीपी में सारे इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 17.7%, इंडस्ट्री का 27.6%, 17, 27 और यह है 54। ठीक है, 17, 27 और 54। ठीक है,
तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस पर से रेट से ग्रो किया? 9.9% से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने फ्री फ्रूट गेन कितने लोगों को दे रहे हैं? 81.4 करोड़ लोगों को, मतलब 81.4 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? फ्री में राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जनधन योजना बेनिफिशियरी कितना पहुंच गए? 51.6 करोड़। ये फ्री में जो अकाउंट खोला जा रहा है उसकी बात करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना है? 9.5 लाख करोड़। ये सही एक्सपेंडिचर होता है, इसको गुड एक्सपेंडिचर बोला जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन इंप्रूव हुआ है कितना? 5.4%, मतलब महंगाई की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया का सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट करता है कितना? 341.1 बिलियन डॉलर इस फाइनेंशियल ईयर में। उसका करेंट अकाउंट डेफिसिट ये कितना है? 0.7% ऑफ जीडीपी, यानी चालू खाता घाटा कितना है? जीडीपी का 0.7%। ये मुझे लगता है याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एफपीआई, ध्यान देना, नेट एफपीआई इनफ्लो कितना है? 44.1 बिलियन, बट एफडीआई का इनफ्लो कमा है और ये 26.5 बिलियन है 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए। मतलब एफपीआई, ठीक है, ये कितना है? 44.1 बिलियन डॉलर, और एफडीआई कितना है? 26.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आपको पता है बैंकिंग में एक टर्म है, जो लोन दिया जाता है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है, ठीक है ना, मतलब उस पर इंटरेस्ट और वो जो पैसा लिया रहता है वो आना बंद हो जाता है। तो जीएनपी सबसे ज़्यादा पता है किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। द ग्रोथ remains high at 6.5% at the end of March 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक ये क्या है? 6.5%। आरबीआई एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। कुछ नहीं है, जो 4 आसियान कंट्री है ना, जिसका नाम है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है फास्ट पेमेंट सिस्टम से, ठीक है ना, और इसको इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया, ठीक है, 2026 तक इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद यूपीआई प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजेक्शन है ना वो 200 लाख करोड़ पहुंच गया है, ठीक है, 2024 की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या क्या याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जीएनपीए कितना है? 6.5%। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि आसियान कंट्री को आपस में पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना है, 4 आसियान कंट्री जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आता है। यूपीआई प्लेटफॉर्म का जो ट्रांजेक्शन है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हो गया? 200 लाख करोड़। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में ध्यान देना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर है, इसमें नंबर ऑफ बोरोवर के बारे में, हालांकि टोटल वैल्यू नहीं देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बोरोवर के हिसाब से इंडिया सेकेंड नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे। इंडियन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसका पॉइंट इंप्रूव हुआ है, 60.1 से 64.2% हो गया पिछले 1 सालों में। उसके बाद इंडिया स्टॉक मार्केट 5वां पोजीशन पे दुनिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ना वो दुनिया के 5th नंबर पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो क्या क्या हमने याद रख लिया इसमें? ये याद ही रख लो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर में हम दूसरे नंबर पे है। आरबीआई का रिपोर्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में हम 5वें पोजीशन पे है। प्रोजेक्ट नेक्सस है, 4 आसियान कंट्री से रिलेटेड है। जीएनपीए एग्रीकल्चर में 6.5% है, ये हमने देख लिया। उसके बाद प्राइस और इन्फ्लेशन जो अंडर कंट्रोल है उसके बारे में, कीमतें और मुद्रास्फीति, ठीक है। इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? 5.4%, ध्यान देना 5.4%। उसके अलावा हम जो भारत आटा आया है एक सब्सिडाइज प्राइस, इसका कितना है? 27.27 रुपये किलो। उसके अलावा भारत राइस कितना है? 29 रुपये किलो। उसके अलावा इन्फ्लेशन सिर्फ 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है, बाकी स्टेट में 6% से कम है। मतलब बाकी स्टेट और यूटी में, मतलब हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पे 6% से ज़्यादा है। आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्ट किया है? इन्फ्लेशन रेट 4.6% होगा 2024 में, और 2025 में कितना रहेगा? 4.2%। तो यानी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। चला, अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं।
इसमें बताया जा रहा है, इस पॉइंट पे बताया जा रहा है कि भारत की एक्सपोर्ट से रिलेटेड वगैरह है कि सबसे पहले ग्लोबल एफडीआई कितना पहुंचा है, पूरा दुनिया का एफडीआई मिला के पहुंच चुका है 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कितना है 776 बिलियन, और टोटल इंपोर्ट कितना है 896 बिलियन, ठीक है ना। टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट ये याद नहीं करना है, ये बहुत बस याद रख लो कि इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में तो ठीक ठाक है, और इंडिया का क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट में तो हम बहुत ज़्यादा है, बट एक्सपोर्ट में भी इंडिया टॉप 25 में पहुंच चुका है, धीरे धीरे और ज़्यादा होंगे। उसके अलावा फुटवेयर चप्पल जूता बनाने में हम सेकेंड लार्जेस्ट है, बनाने में ध्यान देना, बेचने में 9वां लार्जेस्ट है। उसके बाद स्मार्टफोन को बेचने में हम 6th लार्जेस्ट है, कितने हैं 6th लार्जेस्ट। पूरे इंडिया का जो फार्मर प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन का 30% तो कहाँ से आता है, बस तेलंगाना से आता है। 30% जो टोटल फार्मा का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन तेलंगाना का होता है। तो यहाँ से पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किसका है, तो तेलंगाना। उसके अलावा कर्नाटक का एक डिजिटल इकोनॉमी मिशन है, ये क्या बोला है कि इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 300 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 30 वाटर ब्रिज बनाए हैं, 2020-30 तक बनाएंगे, ऑपरेशनलाइज होंगे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस जो बाहर से पैसा आता है, रेमिटेंस जिसको हम प्रेषण प्राप्त करता बोलते हैं, उसमें भारत टॉप पे है। क्या भारत टॉप पे है, 120 बिलियन डॉलर आया 2023 में। उसके अलावा इंडिया के पास हाईली स्किल्ड एआई है, मतलब हाईली स्किल्ड एआई मशीन लर्निंग इस सब के में कितने सेकेंड लार्जेस्ट पूल है, याद रखें सेकेंड लार्जेस्ट। फॉरेन एक्सचेंज कितना हो गया है 21 जून 2024 तक 653.7 बिलियन डॉलर है। उसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट कितना पड़ता है, पूरी दुनिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ना उसमें 4.3% भारत की तरफ से है। और टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इस समय भारत सेकेंड नंबर पे आता है, बट कल्चरल और रिक्रिएशनल सर्विस जो होता है ना उसके एक्सपोर्ट में इंडिया 6वें नंबर आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा रैंकिंग याद कर लीजिए, क्या क्या आपको बिल्कुल याद रखना है मैं बताता हूँ। एक तो एक्सपोर्ट में हम टॉप 25 पहुँच गए हैं, फुटवेयर में सेकेंड, बनाने में बेचने में 9, फ़ोन को बेचने में 6th, और फार्मा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तेलंगाना में 30%, कर्नाटका 300 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करेगा। उसके अलावा आपको याद रख लेना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, याद रख सकते हो, और 4.3% दुनिया के एक्सपोर्ट का पार्ट है भारत, और इसमें सेकेंड रैंक है, इसमें 6th रैंक है। अब यहाँ पे देखिए मीडियम टर्म आउटलुक यानी मध्यम अवधि परिदृश्य से नए भारत के लिए विकास दृष्टि, ठीक है। अब देखो जो अमृत काल में जो हमारी ये स्ट्रेटजी है मतलब 2000 कब से कब तक, अमृत काल में मतलब हम 2047 तक की बात करें, ठीक है ना, कि जब हमारे आज़ादी का देखो आज़ादी का जब 75 साल हुआ और आज़ादी के 100 साल होंगे, इसको हम अमृत काल बोल रहे थे। उसमें 6 मेजर एरिया पे फोकस करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई को एक्सपेंड करना, एग्रीकल्चर को एज ए ग्रोथ इंजन बनाना, फाइनेंशियल ग्रीन ट्रांजिशन को फाइनेंस करना, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप जो है ना कि भाई एजुकेशन मिलता है बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवा पाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है स्टेट्स का, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है वो बता रहा है कि इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये कब तक ग्रो करता रहेगा 2044 तक, मतलब तब तक यंग पॉपुलेशन ज़्यादा ही रहेंगे भारत में। और अंडर 35 मतलब जिसका एज 35 साल से कम है कितने परसेंट लोग हैं भारत में, 65% लोग हैं अभी भी, बट स्किल्स की कमी है। कितने परसेंट यूथ एम्प्लॉयबल है, लगभग 51.25% यूथ जो है ना वो एम्प्लॉयबल है, मतलब हर 2 में से 1 को नॉन एम्प्लॉयबल है, ठीक है ना, हर 2 में से 1 को रोजगार योग्य लायक नहीं हो। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ, सबसे पहले क्या टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है 442.8 गीगावाट, इसमें सबसे ज़्यादा कोल का है, कोल से 210, सोलर से 82, बिग हाइड्रो से 46, विंड से और गैस से। बस मैं बोल रहा हूँ कि इसका को वो याद कर लो अरेंज कि सबसे ज़्यादा से कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोल, सोलर, बिग हाइड्रो, विंड और गैस। अब देखो गवर्नमेंट ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 16,000 करोड़ का निकाला था जनवरी में, और फिर से 20,000 करोड़ का, ये पॉइंट याद नहीं करने लायक है। सोशल सेक्टर बेनिफिट्स डेट एम्पावर, जो कल्याण करने में सशक्त हो, तो इसमें सबसे बड़ा रेसिपिएंट फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन रहा है,
महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, फिर गुजरात। अब देखो आयुष्मान भारत अभियान है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड आपको पता है बनता है वगैरह है, तो ये अभियान की लोगों को पता भी तो चले कि भाई एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का जिसमें 5 लाख का मतलब कि फ़ायदा दिया जाता है पीपल को, लोगों को, 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। और उसके अलावा और क्या याद रखना है कि 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ पे लगा है, एम्स देवघर में, 10,000वां, ठीक है। एक स्कीम क्या है, पोषण भी पढ़ाई भी, इसको लॉन्च किया गया था, डेट याद नहीं करना होता है। R&D इन्वेस्टमेंट में कि भारत कितना पैसा जो कमाता है जीडीपी का उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते, तो बहुत कम परसेंटेज है, सिर्फ और सिर्फ 0.64% है। चाइना 2.41%, USA 3.47%, इजराइल तो बहुत ज़्यादा 5.71%। उसके अलावा सेक्स रेशियो एट बर्थ नेशनल लेवल पे कितना है, 930। सेक्स रेशियो एट बर्थ नेशनल लेवल पे कितना बढ़ के हो गया, 930। उसके अलावा एक विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या बोला जाता है कि गर्ल का रिप्रेजेंटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में कम है, इसको इम्प्रूव करना है। उसके अलावा 10 जुलाई 2024 तक क्या क्या हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.57 करोड़ टॉयलेट बन गया है। आयुष्मान भारत कार्ड कितना बन गया है, 24.7 करोड़। PM आवास ग्रामीण इतना हाउसेस बिल्ड हो गया है लास्ट 9 सालों में। उसके अलावा 22 जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, उसको आयुष्मान भारत PMJAY हेल्थ इंश्योरेंस में डाला गया है। तमिलनाडु के पास देखो, पूरी दुनिया का जो गरीब है ना उसका सिर्फ 1% तमिलनाडु के पास है। पूरे देश का जो गरीब है उसका कितना परसेंट बिहार के पास है, 20%। उसका 1/4 पूरे, मान लो पूरे देश में 100 गरीब है, उसका 25 गरीब आपको यूपी में मिलेगा, 20 गरीब आपको कहाँ पे मिलेगा, बिहार में मिलेगा। और सिर्फ 1 से भी कम गरीब कहाँ पे मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में मिलेंगे। अगला है रोजगार एवं कौशल विकास। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन होकर 3.2% हो गया है। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव किसके लिए लॉन्च किए, AI इनेबल इकोसिस्टम के लिए। एक क्या है, फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम। एक है UY यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास फॉर AI। एक नेशनल प्रोग्राम है जिसका नाम है चिल्ड्रन स्कूल के लिए और यूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल AI। क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल AI। मतलब एक प्रोग्राम देखो, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, ये नेशनल लेवल प्रोग्राम है स्कूल स्टूडेंट के लिए, और रिस्पॉन्सिबल AI यूथ के लिए प्रोग्राम है। उसके अलावा जो गिग इकॉनमी है ना, उसमें अभी वर्कर का कंट्रीब्यूशन है 27 लाख, ये 2.35 करोड़ हो जाएगा 2029-30 तक। एक विश्वकर्मा योजना है जिसमें सरकार क्या करे, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है 18 ट्रेडों में। अबाउट एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 42.3% जो पॉपुलेशन है ना भारत का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट GDP में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18.2% है। ये भी करंट प्राइस, मतलब इन करंट प्राइस का मतलब है इन्फ्लेशन को आपने डिडक्ट नहीं किया है। उसके बाद फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, 329.7 मिलियन टन, ठीक है। ये 2022-23 का डेटा है। ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ पे पहुंच चुका है, 11.4 मिलियन टन, और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में स्लाइटली ड्रॉप आया है, ठीक है, 328.8 मिलियन, मतलब 2023-24 में। 22-23 में ठीक था, सबसे ऊपर पहुंच गया, बट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया अगले साल। एक माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया जिसमें इनिशियल अमाउंट रखा गया है 5,000 करोड़ का। ये नाबार्ड के पास रखा गया है, किसके पास, नाबार्ड के। ऑब्वियसली इसमें माइक्रो इरिगेशन को कवरेज किया जाएगा। एक यूरिया गोल्ड से रिलेटेड है, सिंपल है। यूरिया गोल्ड में ये क्या एक्स्ट्रा डाला जा रहा है, सल्फर एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। कोई ऐसा मतलब कि हमारा सॉइल है जहाँ पे सल्फर की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करने के लिए नया यूरिया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, ठीक है। क्या है, यूरिया गोल्ड, नया यूरिया। क्यों, क्योंकि सल्फर की डिफिशियंसी से बचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फिश प्रोडक्शन में इंडिया 3rd रैंक है और
टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है? 8%। यही दो डेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है। कितना थर्ड है, रैंक है, थर्ड रैंक है। उसके बाद 8% है टोटल। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन 3 फसल के लिए था, शुरुआत में टॉप्स के लिए था, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। बाद में इसको 12 पेरिसेबल क्रॉप के लिए कर दिया, जिसमें 10 फ्रूट है, 11 वेजिटेबल है और एक मरीन क्रॉप जिसको हम बोलते हैं झींगा, श्रिम्प्स। ठीक है ना, समझ में आया? यानी ये कोई टॉप याद रखना, ऑपरेशन ग्रीन है वो कभी भी इन सब चावल गेहूं वगैरह के लिए नहीं है, सब्जी, फल और एक मरीन क्रॉप है जिसका नाम है श्रिम्प। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात करते तो इसमें डेटा वगैरह थोड़ा ध्यान रख लेना। देखो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना, करेंटली $50 बिलियन का है और थर्ड है पूरी दुनिया में, थर्ड है बाय वॉल्यूम। और दुनिया का जो 20 टॉप जेनेरिक कंपनी है ना, उसमें से 8 भारत में बेस्ड है। क्या मैंने बोला? दुनिया का जो टॉप जेनेरिक कंपनी है उसका में 8 कहाँ पे बेस्ड है? भारत में। उसके अलावा दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भारत में है और टॉप 5 में एक्सपोर्टिंग कंट्री में आ जाता है। उसके बाद पीएम मित्र पार्क, ये सेटअप कहाँ कहाँ हुआ याद रखना, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। टोटल इकोनॉमी का कितना है? 55% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। ये हमने इतना इंपोर्ट किया सर्विस का, पिछले से इंक्रीज हुआ 2.1%। ये इंपोर्ट है कितना? 178.3 बिलियन। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिए, अंकटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। इंडिया का रैंक 15वां है किस में? एफडीआई इनफ्लो में, जो कि डिक्रीज हुआ है रैंक क्योंकि एफडीआई भारत में कम आया इस साल। उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की मिनिस्ट्री है, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लाया है 4E, जिसका नाम है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। किस लिए भाई? रोड सेफ्टी के लिए। उसके अलावा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट है ग्लोबली। ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट याद रखना है। उसके बाद एयर पैसेंजर की बात करें तो ये पॉइंट याद नहीं रखना है। उसके अलावा 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट 2023 में आए थे, ये भी याद नहीं रखना है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक पहला संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ, उसमें भारत चेयरमैन बना था। उसके बाद एक और है, द गवर्नमेंट ने सेटअप किया फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। कितना करोड़ का? 10,000 करोड़ का, कि स्टार्टअप को फंड की नीड्स होगी ना, उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स बनाया गया है। कितना? 10,000 करोड़ का। ये याद रख लेना आप लोगों को, 10,000 करोड़ का। उसके अलावा ये कुछ डेटा है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, कि टेली डेंसिटी कितना इंक्रीज हो गया है, कि नंबर ऑफ हर 100 पॉपुलेशन में कितने टेलीफोन है? 85.7 फ़ोन है, ये याद रख लेना है। उसके बाद वायरलेस टेलीफोन कितना है? टोटल भारत में 116.5 करोड़। नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने? 95.4 करोड़। ये मुझे नहीं लगता ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी लगा है, ये सिंपल। ये किस आप टेक्नोलॉजी पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इंडिया का एक 6G विजन डॉक्यूमेंट है, इसको लॉन्च किया गया मार्च 2023 में, 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और एक है इंडिया 6G अलायंस, ये लॉन्च हुआ जुलाई 2023 में। तो दो चीज़ है याद रखना, एक है 6G विजन डॉक्यूमेंट, उसके बाद 6G अलायंस, जिसमें भारत सरकार तो है ही, उसके बाद प्राइवेट कंपनी एकेडमिया भी है, इसके याद रखना। उसके बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ये एक्सपेक्टेड है कि USD वो 350 बिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी न्यूज़ में है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट आपको पता है एक रोपवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद टोटल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इसको अवार्ड किया गया 2024 में, और 7 और बनेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ठीक है। उसके बाद 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज मैनर में बनाया जाएगा अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क मार्केट है ना, वो कितना है? 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में, याद रखना। रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो 77% से और इंक्रीज हुआ, पिछले 5 साल में कितना इंक्रीज हुआ? 77% रेलवे में एक्सपेंडिचर। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हमारे 2023 में रैंकिंग कितनी है? 22। उसके बाद
एक एक आपको पता है पोर्ट बनाया जा रहा है ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट, जो कि वदावन में, जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ऑल वेदर ग्रीन फील्ड है पोर्ट है। हाँ, यहाँ पे एक मैरीटाइम इंडिया विजन है, इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम इंडिया विजन, यहाँ पे मतलब कि टूरिज्म साइट बनाना है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड आर प्लान्ड टू बी डेवलप इन ए फेज मैनर फॉर टूरिज्म, मतलब टूरिज्म के लिए कराना है और अलग बहुत सारे और इनिशिएटिव चलाने हैं। क्या नाम है उसका? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम इंडिया विजन फॉर अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। उसके बाद अगला इनिशिएटिव क्या है? द इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, जिसको इनाग्रेट कहाँ पे किया गया? कोची में, कोची शिपयार्ड लिमिटेड में एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, इसको कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास इनाग्रेट किया गया। द न्यू ड्राई डॉक अलाउ द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ लार्ज शिप, ये सब बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, जिसमें 12 ऑपरेशनल भी हो चुका है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। टोटल कितना अभी तक हमारे पास कैपेसिटी हो गया? 190.57 गीगावाट का। उसके बाद विंड पावर में इंडिया का रैंक कौन? चौथा। प्रधानमंत्री आवास योजना को 21 दिसंबर 2024 तक और एक्सटेंड कर दिया गया। देखो, एक बार जब सबको घर मिल जाएगा ना, तो ये हो सकता है प्रोग्राम रख दिया जाए। ये गांव के लिए कितना था? अर्बन के लिए 1 करोड़ हाउस था और गांव के लिए 3 करोड़ हाउस था। अभी और बनाना है, ये याद रख लेना है। अभी मेट्रो रेल और रीजनल रैपिड ट्रांजिट 945 किलोमीटर है और एंड 939 किलोमीटर और ज़्यादा ऑपरेशनल है। ये भी पॉइंट याद नहीं रखना है। हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, इसका रैंक 75th हो चुका है। जो टोटल 500 सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें भारत के सुपर कंप्यूटर ऐरावत का रैंक है 75, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जर्मनी में, वहाँ पे पता चला। द एवरेज स्पीड ऑफ NH नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन ये 34 किलोमीटर पर डे पहुँच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अगला है क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। वाई वी मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम थ्रू आर लेंस, हमें अपने लेंस, क्योंकि ग्लोबल जो स्ट्रेटजी है ना क्लाइमेट चेंज का, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमें फिट नहीं बैठता है। वेस्टर्न अप्रोच डज नॉट एड्रेस द रूट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब देखो वेस्टर्न जो अप्रोच है अपने ओवर कंजम्पशन को नहीं सोचते हैं, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन देखा जाए तो भारत जैसे देशों का तो बहुत कम है, उनका बहुत ज़्यादा है, वो उन पे फोकस नहीं करते। ओवरऑल the global pursuit of artificial intelligence and mining of rare earth minerals in large quantity has contributed to increasing fossil fuel consumption। ये सब किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइनिंग, तो इससे और ज़्यादा फोसिल फ्यूल का कंजम्पशन तो होगा ही होगा। और ये प्रैक्टिस ना इग्नोर कर देता है जो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच के रिलेशन को वो कर देता है। इंडिया मस्ट स्टॉप, वो ऑब्वियसली सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया मिशन लाइफ, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। इसमें क्या है कि 75 लाइफ एक्शन बताया गया कि आपको इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, 75 टोटल है। ठीक है, ये कुछ हम देख लेते हैं, ये एक्चुअली अलग टॉपिक है, बट इतना ही अलग था तो हम इस वीडियो को इसको फिर अलग क्यों करें। देखो, आंध्र प्रदेश में टोटल 175 सीट है, तेलुगु देशम को मिला 135 सीट, उड़ीसा में 147 सीट है टोटल, भारतीय जनता पार्टी को 78 मिला, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, भारतीय जनता पार्टी को 46 मिला, सिक्किम में टोटल 32 है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीट मिला। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू बने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं पवन कल्याण जी। उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, पहली बार चीफ मिनिस्टर। डिप्टी कौन बने हैं? 2 लोग, कनक वर्धन सिंह और प्रवती परिदा। अरुणाचल प्रदेश का देखें तो चीफ मिनिस्टर बने हैं पेमा खांडू 3rd टाइम, डिप्टी बने हैं चौना मेन, और उसके अलावा और सिक्किम में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग, दूसरी बार बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट 2 जून को आया, और जबकि मेन जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो 4 जून को आया था। ठीक है, थैंक यू।